हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट, आपको पता है कि ईपीएफओ में हाल फिलहाल में काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं और आपके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है टू वर्क एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर एपीएफसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे कि ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और ईपीएफओ में जो ईओ होते हैं या एपीएफसी होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है और इन्होंने अपने टाइम पे कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो ये सारे सवालों का आंसर आज हमारे साथ में एक पर्सनालिटी जुड़े हैं जिनका नाम राजवीर सिंह है, जो कि करंटली काम कर रहे हैं एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर इन द गुजरात कैडर ऑफ द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम डायरेक्टली इनसे ये सवाल पूछेंगे और आप सभी जो है you will be getting a lot of motivation, lot of insightful guidance from this session, right? So चलते हैं। राजवीर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आई एम गुड सर। हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड, वेरी गुड। सो राजवीर, सबसे पहले तो थैंक यू बिकॉज आप आए यहाँ पे एंड आपने ये डिसीजन लिया कि चलो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो वी आर वेरी हैप्पी कि आपने ज्वाइन किया इस सेशन को। राजवीर, सबसे पहले मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैं सर जलंधर पंजाब से सर बिलोंग करता हूँ। मेरी सर जो एजुकेशन है वो अपने होम टाउन में ही हुई थी 12th तक। सर उसके बाद सर मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की है फ्रॉम बिट्स पिलानी। ओके। सर आई ग्रेजुएटेड इन 2019 और अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी मैंने बिगिन की तब। और इस सर पिछले 4 साल के दौरान सर आई हैव गिवन 3 मेंस, मल्टीपल मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करता रहा, मेंस में फेल करता रहा और स्टेट सर्विसेज में भी सिमिलर रिस्पॉन्स रहा। लाइक किसी ना किसी स्टेज में जाके अटकते रहे, बट ओनली लाइक थ्रू इन दिस एग्जाम सर ईपीएफओ का जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम था सर, आई क्रैक्ड इट विद ऑल इंडिया रैंक 131 sir, and presently serving as enforcement officer as you told them that in Surat office in Gujarat. ओके ओके। राजवीर, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स काफी सेटिस्फाइड होंगे बिकॉज ये जॉब बहुत अच्छी जॉब रहती है। अब एस्पिरेंट्स को इतना आइडिया नहीं है कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, राइट? तो आप मुझे बहुत सिंपल टर्म्स में और फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए कि ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और इसका कैसे सोशल इम्पैक्ट जो है पड़ता है। सर जो ईपीएफओ है सर, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सर जो ईपीएफओ का काम है वो सर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सर उन एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें 20 और प्लस वर्कर्स आर देयर सर, उन सब में पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम सर हम कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस सब को सर प्रॉपर कंप्लायंस के लिए सर ईपीएफओ वर्क करता है। ओके ओके। आप एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं और साथ ही साथ अकाउंट ऑफिसर की भी ये पोजीशन होती है, राइट? तो मुझे ये बताइएगा, ईओ और एओ के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, सेम प्रोफाइल्स होती है, सैलरी सेम रहती है? क्या इनमें डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, उसके बारे में बताइए। यस सर। सर ये बिल्कुल सेम टू सेम सैलरी, सेम प्रोफाइल, सेम रैंक, सब कुछ सेम रहता है सर। ओके। सेम बंदा जब ऑफिस में सर्व करता है इन द ऑफिस ऑन द डेस्क, ही इज अकाउंट्स ऑफिसर, और उसके रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसकी पावर्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। और वही जब बंदा ऑन फील्ड सर्व करता है, एस्टेब्लिशमेंट्स को विजिट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है ऑन फील्ड जाके, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाता है। और ये दोनों में रोल और पावर्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं, सैलरी, रैंक सब सेम रहता है। ओके और इसमें जैसे ये रोटेशनल बेसिस पे होता है कि फॉर एग्जांपल आप 2 साल एओ बन गए, फिर उसके बाद 3 साल एनफोर्समेंट ऑफिसर, क्या इनमें क्या पैटर्न रहता है? सो पॉलिसी चेंज होती रहती है सर हमारी, बट ऐसे ही रहता है, रोटेशनल बेसिस पे रहता है। कुछ साल अकाउंट्स ऑफिसर की तरह यू सर्व इन द ऑफिस, उसमें बहुत सारे हमारे सेक्शंस रहते हैं, लीगल सेक्शन, कैश, पेंशन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, पीआरओ रहता है, डिफरेंट सेक्शन सर। तो वो उनमें सर्व करता है बंदा। एंड व्हेन यू आर इन अकाउंट्स, टिपिकली डीलिंग विद द क्लेम्स, कोई भी क्लेम आया, अपना पीएफ निकलवा रहा है, तो अकाउंट्स ऑफिसर इज पावर of all the claims passed through us which are above 50,000 and up till 5 lakh तो sole responsibilities of accounts officer। ओके तो काफी मेजर रोल रहता है उसमें भी।
एंड सर देन कमिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर, उसमें सर कम्प्लीटली एक डिफरेंट रोल रहता है। उसमें वन हैज टू विजिट एस्टेब्लिशमेंट्स, इंश्योर कंप्लायंस, चेक देम, इन्वेस्टिगेट। तो उसमें से कम्प्लीटली एक डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें सर्च, सीज, अरेस्ट की पावर्स रहती हैं। आईपीसी, सीआरपीसी के अंडर भी कुछ पावर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं सर। राइट। ओके, राइट। और ये आपका जो काम होता है, इस काम के अंदर कैसे, मतलब काफी हेक्टिक काम रहता है या कुछ बहुत ही स्पेसिफाइड स्केड्यूल रहता है जिसमें आपको काम करना है एंड बैक टू होम, ऐसा कुछ है? सो जो अकाउंट्स ऑफिसर है, जैसे आपने सर बात किया, जब रोटेशन में व्हेन यू आर सर्विंग एज अकाउंट्स ऑफिसर, इट्स लाइक कंप्लीट 9:30 to 6 जॉब, जिसमें एक ऑर्डिनरी लाइफ चलती है। आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आ जाते हैं टाइम पे। बट व्हेन यू आर सर्विंग एज ईओ, तो उसमें 24/7 जॉब है सर। एक साइड पे उसके एक ऐसे भी है कि यू डोंट हैव टू कम टू ऑफिस, बट फील्ड में यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, तो वो थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिंग रहती है। ओके। एनफोर्समेंट ऑफिसर में ऐसा होता है कि आपको जो एनफोर्स करवाने पड़ेंगे वो सारे सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, एनफोर्समेंट ऑफिसर में आपने फील्ड में क्या काम किया या आपके सीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल मैनर से, ताकि एस्पिरेंट को पता लगे कि इस तरीके का काम जो है वो करने वाला होगा। सो प्रेजेंटली सर हमने एज ईओ अभी ऑन फील्ड काम नहीं किया, अंडर ट्रेनिंग चल रहा है सर हमारा। 2 साल का प्रोबेशन का टाइम है, और अभी फील्ड ऑफिस में हम ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारी ट्रेनिंग होगी। बट सर जो हमें लर्निंग्स मिली है अपने ईओ से, एपीएफ से, सीनियर्स से, सो वो यही है सर कि काफी ज्यादा एनरिचिंग काम रहता है। लीगल काफी काम रहता है, क्योंकि हमें किसी को अगर अरेस्ट किया, देन केस चलेगा। पहले ईपीएफओ के विद इन चलता है, और उसी में सर आई कैन टेल अबाउट एपीएफसी का पोस्ट ऑल्सो, कि अगर केस चलता है तो एज ईओ वी फाइट द केस एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वी कैलकुलेट द ड्यूज, वी कैलकुलेट द रिकवरीज, एंड वी सबमिट द रिपोर्ट। एंड देन ऑन दैट रिपोर्ट जो क्वासी जुडिशियल पावर्स रहती हैं, वो रहती हैं एपीएफसी एंड हायर अथॉरिटीज, आरपीएफसी, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स के पास। तो वो उसके जजेस होते हैं केसेस के, एंड देन सेंटेंस जो भी बनता है वो किया जाता है। इवन behind, we can like put people behind bar also if they ओके, are regular offenders. ओके। सो आई वाज अबाउट टू कम टू दैट क्वेश्चन कि क्योंकि अभी एपीएफसी की भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक बेटर पोजीशन पे जाऊं। तो मुझे तो ये क्यूरोसिटी है कि आप एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं और वैकेंसी एपीएफसी की भी आई है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? पावर का डिफरेंस है, सैलरी प्रोफाइल क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और स्टूडेंट को क्या अप्रोच लेनी चाहिए? एग्जाम अगर डिफरेंट कंडक्ट हो रहे हैं तो सिर्फ एपीएफसी देखे या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी एग्जाम को सिंसियरली एफर्ट लगाए उसके लिए? राइट सर, सो गुड क्वेश्चन सर, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर अभी के लिए, क्योंकि दोनों इकट्ठी निकल आई है। 577 काफी रेयर होता है ऐसा। हाँ और जी। एपीएफसी का अगर हम देखें तो इट इज कमिंग आफ्टर 7 years। और यस, यस, ईओपी यस। लकीली आई विल से वेरी फॉर्चुनेट, पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट कि एक अभी अभी कंप्लीट हुआ है प्रोसेस, एंड देन अगेन 418 वैकेंसीज। सो सर इन दोनों को आई विल सजेस्ट कि पहले तो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। तो ग्रुप ए पोस्ट है एपीएफसी, डायरेक्टली एक सिंपल प्रीलिम्स टाइप टेस्ट देके और एक इंटरव्यू देके कमिश्नर नाम के पीछे लग जाता है, जो कि अनपैरेलल्ड है, कहीं भी हाँ ऐसा जी। कुछ नहीं होता। तो एक एपीएफसी तो हर एक का होना ही चाहिए टारगेट। बट सर इक्वली गुड है ईओ की पोस्ट भी। सैलरी स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट डेफिनेटली ग्रुप ए है तो पर्क ज्यादा रहती हैं, और प्रमोशन आर ऑल्सो फास्टर इन ग्रुप ए। और ग्रुप बी में इन एवरी डिपार्टमेंट देयर इज स्टैग्नेशन। हमारे में भी सर ग्रुप बी से ग्रुप ए में it will take more than 10 years, sir. ओके, Like, if 10 cadre 10 to restructuring, 12 years। yes, sir. If cadre restructuring happens, some which are like in consideration, but presently अगर हम थोड़ा pessimistic होके सोचे तो हाँ, एक डिकेड से ऊपर लगेगा। तो उस सारे सिनेरियो में दोनों की इकट्ठे तैयारी करे बंदा, क्योंकि ऑन फील्ड पावर्स आर लाइक इन बोथ द सर्विसेज। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर्स डिफरेंट है, वो ऑन फील्ड विजिट करता है, वो आईज एंड ईयर्स है डिपार्टमेंट का, इंटेलिजेंस जनरेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, सारा कुछ उसके ऊपर आ जाता है, केस को स्ट्रांग बनाना। उसके ऊपर एक्शन लेते हैं हमारे सीनियर्स एपीएफसी और वो सब।
सो देख बिल्कुल टीम वर्क है, इंटेंगल्ड सिस्टम रहता है, ऐसे कोई हायरार्की और वो सब इतना आपको वो फील नहीं होगा. यू विल बी वेरी like working as a team with your seniors and with your subordinates. अच्छा, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली अपना टारगेट तो एपीएफसी रखिए, बट साथ ही साथ ईओ की भी तैयारी करते रहिए और अपना ऑप्शन दोनों रखिए, और अच्छी पोजीशन है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो यू शुड ट्राई बोथ ऑफ देम। यस सर, आई विल लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस सर, क्योंकि सर मेरे को कुछ जो पर्सनल क्वेरीज आई, तो आई हैव फेल्ट दिस के पीपल आर इग्नोरिंग दिस थिंग, जब जस्ट फोकसिंग ऑन एपीएफसी. अगर मैं भी 2019 में जब जस्ट आउट ऑफ कॉलेज था, एज एनटीएससी स्कॉलर कमिंग आउट ऑफ बिट्स पिलानी, मेरे में भी काफी ओवर कॉन्फिडेंस था और वो सब था ये. लेकिन हाइंडसाइट अभी मैं अभी देखता हूँ तो रेट्रोस्पेक्टिवली आई वुड हैव आल्सो फील्ड बोथ, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी and I have experienced it के अभी roles are nearly equal, both are very good, और दोनों के लिए तैयारी करनी है. बिल्कुल भी ये नहीं सोचना ग्रुप बी है ग्रुप ए है, बाद में सोचना दोनों को यूपीएससी कनेक्ट कर रहा है, देयर इज अ रीजन फॉर इट. सो आई विल डेफिनेटली स्ट्रांगली सजेस्ट कि दोनों को आप दें. ग्रुप इसको जो एपीएफसी है टारगेटेड, सेम सिलेबस है. इफ नॉट एपीएफसी देन एओयू इज इक्वली गुड. परफेक्ट, परफेक्ट। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राजवीर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि राजवीर के जब डाउनफॉल चल रहे थे, देखो इन्होंने खुद ही बोला कि मैं एक एनटीएससी स्कॉलर रहा थ्रू आउट हिज एकेडमिक जर्नी, बट जब यूपीएससी की बात आ गई, जब एग्जाम्स की बात आ गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आ गई, तो देखिए होता है ना, प्रेशर आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें होती है जो अभी हाल फिलहाल में आप अपने लाइफ में फेस कर रहे होंगे। अगर फेस कर रहे हैं तो आई थिंक वो राजवीर आपको बहुत अच्छा आंसर देंगे. इफ यू आर फेसिंग दोज प्रेशर्स एंड यू स्टिल कीप ऑन वर्किंग फॉर योर ड्रीम, देन उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो राजवीर है, राइट? तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाहते हैं राजवीर, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एस्पिरेंट्स? सर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, मेरे को लगता है हमारे कन्वर्सेशन का सर. हाँ जी। तो इसमें सर मैं यही कहना चाहूंगा, यू आर वेरी राइट सर, कि एक टाइम था बिल्कुल जब मैंने आपको कॉल किया था और आपने मेरे में इतना कॉन्फिडेंस और इतना एनर्जी और वो सब डिसिप्लिन की हाँ। आपने जो दिए थे मेरे को गाइडलाइंस, मैंने उस पर काम किया और सक्सेस मिली सर मेरे को. तो सर वो सर जो डार्क फेज है वो हर एक की लाइफ में आता है सर. और मैंने यहाँ आके अपने पीयर्स जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वेरी हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम टियर 1 कॉलेजेस थ्रू आउट स्कॉलर्स, वो लोग सर जब मैंने उनकी जर्नी देखता हूँ तो वो मेरे से भी ग्रूसम रही हैं सर. सिविल हाँ। सर्विसेज जब कोई एस्पिरेंट बनता है तो वो डाउनफॉल मस्ट है. और अगर किसी की अभी जर्नी में लाइफ में है, वो मल्टीपल फेलियर्स फेस कर रहा है, तो ही इज इन राइट डायरेक्शन, मैं ये कहना चाहूंगा. क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. सक्सेस मिलती ही मिलती है, लेट हो सकती है, और अगर आपने ऑनेस्टली हार्डवर्क किया है तो पक्का सक्सेस मिलेगी. डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट गोल, कीप प्रिपेयरिंग विद हाई स्पिरिट्स. फोकस ऑन योर प्रोसेस, या अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसके ऊपर. और इसी वजह से जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे राजवीर ने कहा कि इनके जो कलीग हैं, इनके पीयर्स हैं, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपके साथ कि हाँ चलो हम सभी एक ही जगह से आए हैं, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है. तो राजवीर, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके. मैं आपसे अब स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगा, स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग योर दिस एग्जामिनेशन ऑफ ईपीएफओ. मुझे पेपर का स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने क्या फॉलो किया, कितना महीना पढ़ाई किया, और कुछ बुक्स, नोट्स, फ्री मटेरियल, वॉट एवर इट इज, जस्ट आप बताने की कोशिश कीजिए. हाँ जी. सर एक तो सर जब ये एग्जाम आया था सर, तो बड़ा एक मैंने इसको सर, मैं तब ओवर कॉन्फिडेंट वाले अपने फेस में ही चल रहा था बिल्कुल, कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार नहीं निकला मेंस, सेकंड मेंस चल रहा था तब मेरा, इस बार पक्का निकलेगा. एंड ओके. मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मेरे को कोई एग्जाम के लिए बोलिए ही मत, यूपीएससी स्टेट वेट कुछ नहीं, ओनली आईएएस. तो उस अप्रोच से ही था, और मेरी मम्मा ने मेरे को बताए बिना ये एग्जाम भर दिया था. अरे मेरे वाह. को बताया भी नहीं, भर दिया उन्होंने, जस्ट उनको लगा कि ठीक है, मेरे को नहीं बताया. लेटर ऑन मेरे कुछ सीनियर्स ने मेरे को बताया कि यार इतनी अच्छी पोस्ट थी. मैंने कहा यार मैंने तो भरी ही नहीं, आई मिस्ड इट. तो मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ, और मैंने रिग्रेट मेरा मम्मा से अपने कॉल करके शेयर किया. मैं ऐसे ऐसे है कि ये एक ना अपने से मिस हो गया, मैंने आपको गलत बोला हुआ था. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली शायद मैंने कोई एग्जाम भरा था, तुम्हें बताया अच्छा. भी था, शायद वही ना हो.
एंड दिस इज हाउ इट वाज लाइक इन माय डेस्टिनी कि मैंने यहाँ आना है। और ये एग्जाम भरा गया बताए बिना बताए यानी इन्फॉर्मेशन के ईपीएफओ क्या है। उसके बाद जब बताया लोगों ने, मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने यार ये इतनी अच्छी पोस्ट के लिए भरा ही नहीं। तो हाँ वो किसी को नहीं होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और एडामेंट भी नहीं होना चाहिए कि मैं यार आईएएस ही बनूंगा, ये बनूंगा। डेफिनेटली वी शुड ट्राई फॉर द बेस्ट, बट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ प्रिपेयर करते रहेंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्रेपरेशन का कोई फायदा नहीं है। और वही मेरे को रियलाइज होता है कि प्लेटफॉर्म है ये, और किसी को काम करना है तो ये प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है, कोई रिग्रेट नहीं आएगा, बहुत डाइवर्स जॉब है। हाँ। तो राइट, बहुत बढ़िया चीज बोली है। और देखिए, किस्मत की तो बात है, लेकिन राजवीर की मेहनत बहुत जबरदस्त रही कि हाँ चलो पढ़ाई भी की। कितने महीने आपने इसके एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन सर की मैं टिपिकली उसमें ईपीएफओ आता हूँ की? सर, वो मैं थोड़ा उस पे चला गया अपने हाँ पहले तो हाँ जी। वापस 2020 पे। तो 2020 राइट। में वैकेंसी निकली तो भर दी गई थी, मेरे को पता नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, जब मेरा मेंस का रिजल्ट वगैरह आ गया, नहीं निकला, बट लकीली ड्यू टू कोरोना दिस एग्जाम गॉट पोस्टपोन। यस। September 5, 2021 was the date, and nearly उससे 5-6 months पहले I made up my mind यार के दो मेंस नहीं निकले, I should make it up के अभी ये निकालना ही निकालना है, there is no nothing else कि ये एग्जाम मेरे को क्वालिफाई करना है। I made up my mind strongly, started preparing for it, proper strategy day wise प्लान करके कि इसका बहुत डाइवर्स सिलेबस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, आईआर है, यस। जनरल स्टडीज के पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, उन सब के पार्ट्स पे ज्यादा रहता है, ज्योग्राफी, कल्चर वो सब कम आता है। तो आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली, एंड देन सर उसके लिए आई कैन गो इनटू लाइक हाउ विल यू वांट के सब्जेक्ट वाइज सर आई शुड टेल द स्ट्रेटजी। आप बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो अनयूजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स करने पड़े, उनके बारे में ज्यादा स्पेसिफाई कीजिए कि हाउ यू अप्रोच दो सब्जेक्ट्स। राइट सर। सो इसमें सर काफी डॉन्टिंग लगता है किसी बाहर वाले को यार कि अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं किया। तो हाँ सेम जी। विद मी। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ये क्या होता है यार, अब कभी कहीं कोई बुक ही नहीं है इसकी। तो वो बड़ा, लेकिन इस सब में काफी हेल्प किया यूट्यूब में सर। तो काफी फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट जनरेट हो रहा था उस टाइम पे। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे कुछ कुछ पीडीएफ्स अवेलेबल हो रही थी। तो आई टुक हेल्प ऑफ एवरीथिंग अवेलेबल सर, कहाँ से जहाँ से जो ज्ञान मिला मैंने यूज किया सर। और ओके। उस सबको सर मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, अकाउंट्स के जहाँ वीडियोस अच्छे लगे अकाउंट्स का पढ़ा। देन आई टुक रेफरेंस फ्रॉम फ्यू बुक्स आल्सो, जहाँ जहाँ पार्ट्स में मेरे को डाउट आ रहे थे। आई टुक हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु हैव डन कॉमर्स, तो मेरे को था यार कि थोड़ा बहुत सिखा दो। एंड अकाउंट्स पार्ट वाज वेरी इजी इन द पेपर, डिटेल में नहीं जाते। और हम्म। स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग है, इसलिए अकाउंट्स पढ़ लिया तो 100% मार्क्स ही आएंगे। बहुत बहुत बेसिक्स पूछते हैं, एनसीईआरटीज विल सफाइस फॉर इट। लाइक उस ओके। टाइम बंदे को लगता है कि आई शुड डू पीएचडी ऑन इट, वो हाँ नहीं हाँ। करना। बहुत बेसिक्स पूछते हैं, लेबर लॉज, वेरी यस वेरी वेरी यस यस। बेसिक्स विल बी आस्क्ड कि लेबर लॉ पढ़ो, वेबसाइट पे गए उससे नोट्स बनाए, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे गए, उनके एक्ट्स खोले, उससे ऊपर ऊपर से सब कुछ नोट डाउन किया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बिकॉज एक तो वो पुराना सिविल्स का पढ़ पढ़ के ना थक चुका होता है, वही रिपीट रिपीट चीजें। तो दिस न्यू सिलेबस विल हेल्प यू रिफ्रेश अप। तो आप इसको ओके। ऐसे में सोचो बर्डन की तरह, इसको आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ के, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम कोचिंग, एंड बाय योर ओन आल्सो, और सम मेंटर यू कैन टेक हेल्प एंड प्रिपेयर। ओके। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम पे जब कोविड चल रहा था, पोस्टपोन हो रहा था, तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे वो और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत नहीं था कि चलो और पढ़ लेते हैं। लेकिन पेपर में अगर हम लोग वो सब्जेक्ट्स की बात करें, सोशल सिक्योरिटी, आपका गैप है, ये सारे बड़े बेसिक से चीजें आई थी। बट इस टाइम पता नहीं यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछेगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपने एफर्ट पूरा लगाया हो, और उसके बाद जो पेपर आएगा उसमें आप बेस्ट तो परफॉर्म करेंगे ही। मुझे राजवीर ये बताइए कि आपका जो ये जो एग्जाम था, उस एग्जाम को देने के बाद क्या लगा, और कितना अटेम्प्ट कर लिया था, कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे थे, उसके बारे में बताइएगा। जैसे सर आप जो पहले रेफर कर रहे थे कि एग्जाम प्रोसेसर टफ ही हमें तैयारी करनी है, यूपीएससी ले रहा है, हाँ। कंपटीशन राइट राइट। ज्यादा है सर। जो आप बोल रहे थे कि हमें अकाउंट्स पता नहीं है इजी आएगा कि नहीं आएगा, हाँ हाँ। दैट अनसर्टेनिटी विल रिमेन सर। तो इसलिए हमने अपने कंपटीशन से +1 तैयारी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा करके ही जाना है। और कंपटीशन इसमें सर बहुत ज्यादा है। यस यस यस।
क्योंकि So I सर would like to ask you the numbers also. Last जो लगा प्रोसेस था उसमें कितने नंबर्स थे, और क्योंकि फिर यहाँ से भी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कितना टफ है, और आपको मेहनत तो सिंसियरली करनी पड़ेगी फिर। हाँ जी, बताइए। सर एक तो सर पहले एप्लीकेंट्स और वो सब को सर 10 लाख प्लस एप्लीकेंट्स वर देयर सर, ओके नियर टू ओके 3 लाख पीपल अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम सर, 420 पोस्ट वर देयर सर। तो ओके। टफनेस तो सर वी कैन सी कि इतने लाख लोग दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज अगेंस्ट, ऑड्स आर अगेंस्ट पहले, बट सीरियस एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं इसमें, तो दैट्स यस। द ब्राइटर साइड ऑफ इट। जो सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं। सर सेकंड सर, मेरे सर जो मार्क्स की आपसे बात पूछ रहे थे सर, उस दिन सर जब मैं दे के आया था, इट वाज अ बैड डे फॉर मी। मेरे जितने भी मैंने गेस वर्क, जितना भी मेरा जो काम करता था प्रीलिम्स में, सारा बैकफायर कर गया था इस एग्जाम में। ओके आई हैव एन हैबिट ऑफ ओवर अटेम्प्टिंग। मैंने ओके अपने जितने प्रीलिम्स दिए हैं अभी तक, लाइक आई हैव अटेम्प्टेड नियरली ऑल क्वेश्चन, 98 99 100 ही मैं करता हूँ। इसमें भी आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन, ओके एंड वो मेरा बुरा दिन था बिकॉज एवरी गेस एवरीथिंग वाज लाइक, यार ये कैसे हो सकता है कि अगर 27 क्वेश्चन वर देयर व्हिच वर डाउटफुल एंड लाइक जिसमें थोड़ा डाउट, तो 27 के 27 मेरे गलत। ओके। सेव्ड मी वाज कि जो बाकी किया था, और मैथ्स सेक्शन था मेरा अच्छा गया था, मैथ्स में एक्यूरेसी वाज गुड। तो वही है कि इसमें इतना डाइवर्स सिलेबस है, इफ यू आर अबव एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल डू गुड। यस यस इंग्लिश, यस। ये चीज मेरे को सेव कर गई। आई एम हैविंग अ लाइक गुड बैकग्राउंड साउंड एंड आई हैव वर्कड हार्ड, तो वो एक इन जनरल मेरी वर्कआउट कर गई, और डेस्टिनी बोलो सर जो भी बोलो। एंड आई वाज नॉट लाइक वेरी स्कोरिंग वेरी हाई, आई वाज नियर टू कट ऑफ। बोल रहे थे कि 180 प्लस कट ऑफ जाएगी, एंड आई वाज लाइक गेसिंग कि मेरे मार्क्स 190 200 के बीच में आएंगे। वी हैव नॉट गॉट द ऑफिशियल ब्रेकअप अभी भी मार्क्स का, तो जो कैलकुलेट किए थे इट वाज नियर टू कट ऑफ। आई क्लियर्ड and got the interview call. तो interview call में भी I reached out to you also during that time कि हाँ सर जी। सर इसकी इंटरव्यू है, तो सर कैसे तैयारी की जाए। एंड आई टोल्ड यू कि सर मार्जिन बहुत कम है, मैं यस बिल्कुल यस। लास्ट वाले में लोगों में हूँ, बट यू टोल्ड मी कि जो इंटरव्यू तक जाता है उसका चांसेस है दैट ही कैन एंटर, तो अगर 1% भी चांस है ना, तो उसको हम 100% में करने के लिए वी विल वर्क टुगेदर। तो यस वो यस। चीज जो आपने की थी दैट हेल्प मी अ लॉट सर। और इंटरव्यू में सर आई डेफिनेटली स्कोर्ड डिसेंट, लाइक हायर देन माय पीयर्स। I fortunately cracked with 131 ranks. ओके। 100% बिकॉज यू गॉट गुड डिसेंट रैंक, तो आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा अपनी प्रोसेस के अंदर किया ही होगा। और सबसे ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है, इसमें सबसे सिंपलिस्टिक कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है, दैट इज दैट यू हैव टू बी एवरेज ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको और बहुत बढ़िया किसी एक सब्जेक्ट में करना है, बाकियों में आप बिलो एवरेज है। आप एवरेज करिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। Right, sir. ओके। Diversity is very high, सर। इतना सर डाइवर्स कोई पेपर इतना डाइवर्स नहीं है, और यस जितना डाइवर्स पेपर है उतना ही डाइवर्स बाद में रोल है। यस That's यस the यस। better thing. ओके ओके। मैं इंटरव्यू के ऊपर चलूंगा, राजवीर, की इंटरव्यू का कैसा रहता है, बिकॉज उस टाइम पे यूपीएससी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन था। तो क्या इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कोई टीम हायर की थी? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू? Yes, sir. You're right, sir. Ex UPSC officials were called out, and sir boards बनाए गए थे, and particularly sir मेरा जो इंटरव्यू था सर, it was on 27th July. ओके। And sir, forenoon, सेशन। afternoon session में I was first one to appear. और मेरा सर ओके। इंटरव्यू लंबा चला था, काफी लंबा, like हाँ near हाँ। to 40-45 minutes चला है सर। ओके 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 ओके। मतलब वो स्टार्टिंग में था तो एनर्जेटिक भी रहते हैं वो लोग। राइट सर, वो रीजन रहता है सर। हाँ लाइक हाँ। मैं टाइम का, मेरे को तो आई लॉस्ट द सेंस ऑफ टाइम इन द रूम। ओके। मेरे को बाहर में जब आया तो मेरे साथ वाले बोले कि यार एक घंटे बाद आ रहे हो तुम, बिकॉज यार प्रोसेसेस 5-10 मिनट और जगह भी लग जाते हैं। तो आई हाँ। जस्ट गेस किया 40-45 मिनट चला, एंड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। इट वाज बट लाइक अ कन्वर्सेशन, ओके। वेरी एनरिचिंग एंड वेरी यूनिक एक्सपीरियंस सर, आई विल से। अच्छा, इन इंटरव्यू पैनल देयर वर ओनली 3 और 4 मेंबर्स? 4 मेंबर्स से, फोर। जैसे सर यूपीएससी का चलता है। एक्स अच्छा। यूपीएससी चेयरमैन ही थे सर मेरे में, जो चेयरमैन थे उस टाइम पे। आई एम अनएबल टू रिकॉल हिज नेम राइट नाउ, बट ओके काफी उनके, मतलब ही इज वेरी रेवर्ड, रिस्पेक्टेड, एक ईपीएफ यूपीएससी के एक्स चेयरमैन है वो। ओके ओके। 2015 टाइम वही थे जब टीना दावी उनका जब हुआ था मैम का। तो अच्छा। उन्होंने सर बड़े अच्छे, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा
कि ये जॉब क्यों करना चाहते हो, वही जनरल क्वेश्चंस, इंजीनियर हो, छोड़ के आए हो इतनी अच्छी, वो सब, अब ये नहीं होगा तो क्या करोगे। एंड देन ही केम टू माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट पार्ट सर। और फिर सर वो आगे चलता रहा, 4 मेंबर्स ने, हर एक ने काफी टाइम लिया। अच्छा। राइट सो सर, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम माय डैड सर। ओके ओके। और राजवीर, वो फीलिंग कैसे थी, क्योंकि ये बच्चे जो अभी अपेयर करने वाले हैं, वी वांट कि इनमें ज्यादातर बच्चे जो है जाए, और वी तो वांट कि सारे के सारे बच्चे जाए इंटरव्यू में, बट आपकी उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी जब आप मेंस वेंस दे रहे थे, सक्सेस अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, एंड यू वर जस्ट होपिंग कि यार एक बार इंटरव्यू तक मैं पहुंच जाऊं, तो अल्टीमेटली यू रीच टू इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी, right? So what was your feeling that point of time when you were just about to enter to that room जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला था? क्या लग रहा था? सर रूम एंटर करने से पहले तक तो डर लग रहा था, बट सर एंटर करने के बाद डर वर कुछ नहीं लग रहा था। आई वॉज लिविंग द मोमेंट कि ठीक है यार, यहाँ तक पहुंचना ही, अपनी फैमिली में पहला बंदा हूँ, यही हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और वेरी गुड। इंजॉय करता हूँ जो ये मोमेंट है, आधा घंटा 1 घंटा जो चलेगा, जो भी है। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी चीयरफुल थ्रू आउट द इंटरव्यू ऑल्सो। एंड सर बड़ा एक वो लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी सर। तो ऐसे फर्स्ट यूपीएससी इंटरव्यू था। और उसी में ही आपने क्वालिफाई किया, और नाउ यू आर इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, और बहुत ही जबरदस्त, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है काम करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईपीएफओ के अंदर। आप ये बताइए कि ईपीएफओ का अब फ्यूचर कोर्स कैसा है, फ्यूचर पैटर्न कैसा है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे क्या प्रोस्पेक्ट है एक स्टूडेंट के लिए जो आगे जाके आएगा और उसको आगे पॉसिबिलिटी मिलेगी कुछ बहुत बढ़िया काम करने की? यस सर। सो मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि एट वेरी राइट टाइम आई एम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज सर अगर हम देखें अगले 25 ईयर्स में सर, वी हैव अ गोल ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। सर जो ओके। ये अमृत काल का सर कंसेप्ट है, और इसमें जो प्रोग्रेस है सर, वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ अगर जाना है तो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर विल एक्ट एज इट्स बैकबोन। सर बैकबोन। उस प्रोसेस में सर, इफ आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, सर जो मेरी जर्नी रहेगी 20 to 30 ईयर्स अगले, और सेम ही हमारी जो 25-30 ईयर्स का जो स्पैन है डेवलप्ड कंट्री बनने का, आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग माय बिट एंड विल सी द ट्रांजिशन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज। सर तो वो एक ड्रीम लेके मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ सर इस सर्विस में। और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एवर एक्सपेंडिंग और एवर इंक्रीजिंग इसकी एम्बिट है सर, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वाज इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके ओके। एंड एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? चलो अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है आपको काम करते हुए, तो बट फिर भी आप ज्यादा ओवर बर्डन तो नहीं है काम का, या काम है ही नहीं, कुछ इस तरीके से आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर एक सर थोड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि गवर्नमेंट जॉब्स में काम नहीं है, और बस जाना है वापस वहां पे बैठे रहना है फ्री और आ जाना है। वैसा सर कुछ भी नहीं है। मेरे को भी थी, जब मैं बहुत काम पढ़ रहा था तो मेरे को था यार आगे फ्री बैठने को मिलेगा, बट वो अच्छी बात है नहीं है। और वो अब मेरे को लगता है कि वो बचपना ही होता है, और सबके लिए होता होगा शायद, वो इतना ओवरबर्डन रहता है प्रेपरेशन में हम लोग। हम्म। बट सर अभी सर वी लव टू वर्क सर। यहाँ पे हमें टाइमिंग्स तो इट्स 9 to 6, तो 9:30 to 6 p.m. बट सर वी वर्क अ लॉट सर, इवन व्हेन ऑफिस इज क्लोज सर, आवर सीनियर्स वर्क सर। वी स्पेंड मोर देन लाइक दोज डिफाइंड 8 आवर्स, 9-10 घंटे भी सर अपने शौक से और मजे से सर काम करते हैं सर। अच्छा। वाह। तो मतलब ये तो आपके एक्सप्रेशन से ही दिख रहा है कि यू आर वेरी मच इनटू दैट जोन, कि चलो बहुत बढ़िया लग रहा है काम करते करते, और ये तो बट सर बहुत आई विल अच्छी ऐड चीज टू भी इट है। सर, लाइक हाँ जी। ऐसे सर ओवरबर्डन ना लगे लोगों को सर। वी हाँ। जस्ट हैव 5 days अ वीक वाला। अच्छा, तो 5 days a week। हाँ सर वो है कि वीकेंड्स आर फ्री। और सर ऐसे कोई ओके। कंपल्शन नहीं रहती कि यू हैव टू वर्क, बट बिकॉज सीनियर्स आर सिटिंग एंड यू फील लाइक लर्निंग, अभी हम नए हैं, बिल्कुल एंथुसियाज्म से फील्ड अप है, सो वी स्पेंड एक्स्ट्रा। आई डोंट वांट टू गिव दैट इंप्रेशन के वी आर ओवरबर्डनड हियर, बट वी ओके लव टू सर। इतना मतलब मजेदार काम है। ओके ओके। एंड चलो, इट इज ऑल योर डिस्क्रिप्शन वेदर टू टेल और नॉट, बट व्हाट इज योर करंट सैलरी, एंड उसका पूरा ब्रेकअप बताइएगा कि कितना क्या है, कितना कटता है, ये सारी श्योर। चीजें। तो सर ये भी एक कंसर्न रहता है ये सर सबके लिए, हमें भी सर था फर्स्ट सैलरी आई है तो, कि
आर ग्रेड पे सर 4800 सर, जो हाईएस्ट है ग्रुप बी में. हाँ जी. एंड सैलरी सर उस हिसाब से बेसिक इज 47,600. ओके. ऑन सर HRA is given. I am in a Y category city. X में 27 मिलता है, Y में 18, Z में शायद 8 या 9, 10, I am not sure. इतना ही मिलता है, 8-10%. And then sir in my city in Surat sir, I'm getting 18% वो, और DNS allowance है 38%. Together 56% of basic. सर ये सारे components हैं. उसके बाद FMA होता है, उसमें वो मेडिकल अलाउंस है, TPA होता है, ट्रैवल अलाउंस है. तो ये सब कंपोनेंट्स ऐड करके सर माय ग्रॉस सैलरी इज अराउंड 82,000. एंड इन हैंड सैलरी सर आई गॉट वाज 74,445 रुपीस. तो अभी रिसेंटली क्रेडिट हुई है, तो आई कैन शेयर दैट एग्जैक्ट नंबर. इस साल क्योंकि फाइनेंशियल ईयर इज लाइक क्लोजिंग डाउन अभी, तो अप्रैल से हमारा टैक्स कटेगा. अभी हमारा टैक्स नहीं कट रहा, तो आफ्टर टैक्सेशन सर नेट सैलरी विल बी अराउंड 70. अच्छा. अभी नहीं कट रहा, तो वी आर गेटिंग अराउंड 75. ओके ओके ओके. तो ये जो फर्स्ट सैलरी है, चलो ये थोड़ा सा मैं इमोशनल सवाल पूछ लूंगा. हर मिडिल क्लास जो बच्चा होता है वो उसके कुछ एस्पिरेशंस होती है टुवर्ड्स पेरेंट्स और फैमिली. तो आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे कि हमारा बेटा जो है सिलेक्ट हो गया. और व्हाट वाज दैट फीलिंग व्हेन यू गॉट टू नो दैट आई एम सिलेक्टेड? और व्हाट इज दैट फीलिंग जब आपको फर्स्ट सैलरी आ गई, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया? तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें बता सकते हैं आप? यस सर. सर फर्स्ट सैलरी का सर जो रहता है सर बड़ा एक्साइटिंग रहता है, और सबके लिए सर कुछ ना कुछ मैं सर सरप्राइज रखूंगा. बट सर एक है कि जो मेरा छोटा भाई है, हाँ जी, वो उसको था कि यू हैव टू सेंड मी 5,000 एज अ पॉकेट मनी इन माय सेपरेट अकाउंट. और उसको सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले उसको भेज दिए उसके 5,000. तो अच्छा, ही तो इज मतलब वेरी अपने छोटे भाई का वो पूरा रोल प्ले कर रहा है. वो उसने पहले कहा हुआ है. और अच्छा पता नहीं कब डिसकंटिन्यू करेगा ये 5K, तो मेरा जा रहा है हर मंथ उसके लिए. अच्छा 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 अच्छा. ठीक तो है. इट वाज समथिंग. ही इज अर्निंग, ही इज आल्सो अर्निंग, बट लाइक उसको था छोटा भाई हूं मैं तो आपसे लूंगा. ओके ओके. ठीक है. एंड पेरेंट्स की क्या फीलिंग रही जब तो आपका नाम देखा सर मेरिट लिस्ट में? सर वो सर उस टाइम पे सर इट वाज वेरी वंडरफुल सर. शाम में काफी वो चल रहा था एक हफ्ते से ही कि रिजल्ट विल कम, और फिंगर्स वर ऑलवेज क्रॉस कि यार हो जाए हो जाए हो जाए. बिल्कुल एक थोड़ा रिलीजियस एटमोसफियर हो जाता है, प्रार्थना हाँ हाँ. वाला, बिल्कुल राइट सबके राइट लिए. राइट राइट. एंड सर शाम को 4 बजे के पास सर आई वाज लाइक थोड़ा थोड़ा नींद में था. आई वाज चेकिंग आल्सो, आई वाज लाइंग डाउन ऑन माय बेड. तो अचानक से आई सी के PDF वो सब टेलीग्राम ग्रुप में आ रहा है कि आ गई. एंड आई ओपनड इट अप एंड चेक्ड, और दिख गया. एंड आई स्टार्टेड लाइक स्क्रीमिंग. एंड मेरे पापा आ गए उतने में, तो पापा घर पे थे, मम्मा वाज इन ऑफिस उस टाइम पे. तो ओके पहले पापा के साथ सेलिब्रेट किया बहुत. ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड. और फिर मम्मा से शेयर किया, मम्मा भी आ गए. एंड देन डेफिनेटली सर हम गुरुद्वारा गए. वहाँ पे अपनी एक रहता है सर शुक्राना करना हमारे में, तो वो किया सर. सब कुछ बड़ा ही सर वो इवेंटफुल डे था सर. राइट राइट. और ये ना बहुत बच्चा रिलेट कर रहा होगा, और ये चीज सुन के ना सबके दिल में एक हौसला पैदा हो गया होगा कि ये मोमेंट हम लोग भी लेकर आएंगे अपने पेरेंट्स के लिए. तो ये तो बहुत कमाल की चीज होती है. और जब ये जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आपको चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, फिर आपको अल्टीमेटली मिलती है बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ अलग लेवल की होती है. और उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं वो भी कुछ अलग लेवल का होता है. जो राजवीर के एफर्ट से, बातों से बिल्कुल लग रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी जो पहुंचानी है लोगों तक, नीडफुल लोगों तक, वो बिल्कुल ये अपने एफर्ट से सब जगह जो है अपने 100% एफर्ट लगाएंगे. राजवीर, लास्ट वर्ड्स टू ऑल दीज व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? एंड उनसे पहले मैं आपको कह देता हूँ दैट मेरे को तो आज बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके. आपसे मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और एज अ स्टूडेंट आप मेरे पास जुड़े थे, तो मुझे उस टाइम का भी फेज आपका पता है और अभी भी पता है. और मुझे पता है कि यही स्टेजेस होती हैं एक प्रोग्रेसिव इंसान की. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि यू केम हियर, यू थॉट टू शेयर योर मेमोरीज, योर एक्सपीरियंसेस, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आप आई एम कुछ आल्सो वेरी थैंकफुल सर कि यू ब्रॉट मी ओके. ऑन दिस प्लेटफॉर्म.
थ्रू दिस चैनल सर आई विल लाइक टू स्प्रेड द अवेयरनेस सर, जितना हो पाएगा मेरे को हाँ सर जी। हर बच्चे तक पहुंचे सर, और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और काफी राइट राइट। डिटेल्ड आपने सर क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, वेरी वेल रिसर्च सर। थैंक यू थैंक यू। तो अभी आप लास्ट एडवाइस स्टूडेंट को बोलो कि बेटा करना है तो करना है, रुकना नहीं है, बस ये आप बोलिए तो ज्यादा मजबूत लगेगा। सर उसमें सर मेरे को आपने जब बोला ना, तो मेरे को वो आपकी एक पलटन वाली वीडियो है सर, कि ओके ओके ओके। आप सर राइट। सीआरपीएफ के लिए ज्यादा करते हैं, बट सर वो माइंड सर हाँ। वो फौजी एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा हर एक को सर, कि ये प्रोसेस रुथलेस है, ग्रूसम है, और हम्म। हमें उससे भी ज्यादा रुथलेस और ग्रूसम तैयारी करनी पड़ेगी। परफेक्ट। इतना हार्ड वर्क करना है, इतना के, और दिमाग में किसको रखना है, अपनी जो पलटन के लोग हैं, अपने घर वालों को, अपने वाह नियर एंड वाह डियर वाह। वंस को, उनको राइट। आपने नीचे नहीं गिरने देना, और उसको दिमाग में रखते हुए एक इतनी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बाद में बंदा आता है, और सारा हार्ड वर्क सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है। इतनी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपको शोल्डर करने को मिलेगा, कि जितना हार्ड वर्क किया होगा वो सब जस्टिफाइड लगेगा। ओके। राइट। सो बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा। और राजवीर, मैं आपसे दोबारा थैंक यू कहूंगा। और बस इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू राजवीर फॉर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। राइट। एंड दैट्स इट, सो थैंक वी यू एंड सर। दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।